फ्रेंड्स, कैसे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आपको सारी बेसिक बातें इंग्लिश की बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और आई एम श्योर अगर आप इस चैनल पे बने रहें ना तो आपको स्पोकन इंग्लिश में कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। आप इजीली स्पोकन इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप स्पोकन इंग्लिश के सम्राट हो जाएंगे। आई एम श्योर मैं आपको हर एक एडवांस स्ट्रक्चर, बाकी मैं आपको एवरीथिंग जो भी इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको फ्रेजेस, एडवांस स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और बेसिक ग्रामर टॉपिक्स एंड एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पोकन इंग्लिश आई विल टीच यू। सो आपको फ्लुएंट इंग्लिश सिखाना मेरा काम है। बस आपको इस चैनल पे बने रहना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है ताकि उसे भी पता चले कि आप इसी चैनल से पढ़ते हैं और अब शुरू से सीखने वाले हैं। तो चलिए, मैंने 2 अपलोड पहले भी कर रखी है वीडियो, पर मैं उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में मैं सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी सम बेसिक पार्ट्स में जो ये सम बेसिक पॉइंट्स हैं इसी को मैं आज कंप्लीट करूँ। आर्टिकल्स में कल के वीडियो में अपलोड करूँगा, पर आज की वीडियो सिर्फ सम बेसिक पॉइंट्स पे होंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। यानी आपको कहीं भागना नहीं है। वीडियो लंबी होगी तो आप स्किप करके देखिए, पर आप जब मैं पढ़ाऊँगा तब आप स्किप मत कीजिए, तब आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना करें, आप इजीली समझ सके जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ और आगे आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, आप कोई भी आप स्ट्रक्चर का यूज़ कर सके अपने ईज़िली अपने कन्वर्सेशन में। तो मैं आपको पहले ग्रामर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख सकते ग्रामर के थ्रू, पर ये एक्चुअली गलत है। आपको स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के थ्रू ही सीखनी पड़ती है। थोड़ी बहुत आपको ट्रांसलेशन आपको फ्लुएंट होनी चाहिए, यानी आपको ट्रांसलेशन में अगर आपको इम्प्रूव करना है, नहीं अगर आपको प्रोफिशिएंट होना है, एक्सपर्ट होना है ट्रांसलेशन में, उसके बाद आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए तैयार होना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक पॉइंट्स मैं आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो पे, तो मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सर। देखिए अब क्या करते हैं सर, आप देखिए अच्छे से वीडियो को, पूरी तरीके से देखिए, तब आप समझ में आएगा आपको सारी बातें। स्टूडेंट्स और कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, कम्प्लीटली मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको पता होगा कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, आप कमेंट कीजिए मुझे। आप कमेंट कीजिए इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, आप अच्छे से बताइए। 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। वो क्या होते हैं? A B C D से लेकर Z तक। इसमें कोई डिफ़िकल्टी आई है? बिल्कुल नहीं आई है। अब देखिए सेकंड A B, ये अपर केस है और ये लोअर केस है। C D ऐसे करके Z तक। आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, यानी ये छोटी सी बात आपको समझ में आई है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछ दिया जाए इस प्रश्न को कि अल्फ़ाबेट क्या है? एक वर्णमाला है, यानी पूरे जो समूह है, इंग्लिश का एक समूह ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट। एक इंग्लिश का क्या है? ग्रुप है। उस ग्रुप का नाम क्या है? उस ग्रुप का क्या नाम है? अल्फ़ाबेट। क्या नाम है? उस ग्रुप का क्या नाम है? अल्फ़ाबेट है। एक अल्फ़ाबेट है इस ग्रुप का नाम, और इसी ग्रुप के अंदर 26 लेटर्स हैं। अल्फ़ाबेट कितने हैं? अल्फ़ाबेट ओनली 1 है, वो एक वर्णमाला है, एक समूह है। बट लेटर्स क्या है? उस अल्फ़ाबेट के अंदर, उस समूह में एक समूह है ये, इसके अंदर ये पूरे समूह को क्या कहेंगे हम? अल्फ़ाबेट कहेंगे, ये कहेंगे अल्फ़ाबेट। इसके अंदर 26 लेटर्स हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु सब लेटर्स हैं, लेट्स से। तो देखिए ये लेटर्स तो वही है मेरा अल्फ़ाबेट्स, सिर्फ एक होते हैं इंग्लिश में, और लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर
जेड तक लोअर केस और अपर केस। आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी आई है? बिल्कुल नहीं आई है। आप सिर्फ पढ़ते जाइए ध्यान से, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो उसी पे बनाऊंगा। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, पर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करते तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ बोला? मुझे कैसे पता चलेगा आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? तो ये बात आपको क्लियर हो गई? अगर हो गई है तो प्लीज़, हो गई है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर बिल्कुल हो गई है। अब जो आपने पढ़ाया उसको भी अच्छा था, आप लाइक भी कीजिए वीडियोज़ को, ताकि मुझे पता चले कि मैं भी आपको सक्षम हो रहा हूँ। पर ये मेरी थर्ड वीडियो, तो थोड़ी अगर दिक्कत आ रही है तो सॉरी। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही है आपको तो माफ़ कीजिएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको धीरे से भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो देखिए अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई, अल्फ़ाबेट क्या है। और को डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, पर कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है तो आपको लंबी वीडियोस को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना बात? अभी भी क्लियर नहीं हुई है? ठीक है, अब देखिए क्लियर तो ये बात हो गई। अब देखिए एक छोटी सी और बात जान लेते हैं, चलिए अब जान ही लेते हैं एक छोटी सी बात। तो देखिए वर्ड क्या है, एक वर्ड देखिए, वर्ड से मिलकर क्या बनता है? वर्ड पहले सॉरी लेटर देखिए, पहले आप लेटर देख लीजिए। देखिए लेटर्स, LETTER, लेटर मैंने आपको बता दी कि ए से लेकर जेड क्या है? लेटर्स हैं। और उन लेटरों के से मिलकर, यानी जो लेटर्स है ना, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, उन लेटरों उस लेटर्स से बनकर वर्ड तैयार होते हैं। यानी देखिए लेटर क्या है? ABCDEFGHIJKL, सो लेटर्स हैं। तो उसी को अगर मैं मिलाता रहूँ तो उसे एक वर्ड बनेगा। जैसे मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल, CAT, कैट। तो देखिए C एक लेटर है, A एक लेटर है और T एक क्या है? लेटर है। तो देखिए 3 लेटर्स से मिलकर क्या बना? एक वर्ड। इसका कोई मीनिंग है? बिल्कुल है। इस कैट का मतलब होता है क्या है? बिल्ली है, बिल्कुल आपको पता ही है। आपको समझ में आ रही है? हैंडराइटिंग कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, मैं बाद में इसे सुधार लूँगा। ओके, तो लेटर्स देखिए, मैंने 2 चीज़ आपको समझा दी, पहले अल्फ़ाबेट, फिर मैं लेटर में आगे बढ़ा हूँ। तो देखिए लेटर से मिलकर क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। उस वर्ड का मतलब को पता ही है, कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली, सबको पता है। तो देखिए इसी लेटर से तो मिलकर बना है, कहीं और तो लैटिन भाषा का तो नहीं है, कोई दूसरा तो लैंग्वेज का नहीं है ये तो अपनी इंग्लिश का लैंग्वेज का ही है, सीटी कैट। चलिए अब देखते हैं सेकंड, क्या देखते हैं? लेटर हो गया। अब इस वर्ड से मिलकर, ये तो कैट हो गया ना, इस वर्ड से मिलकर क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, इस वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनेगा। जैसे CAT, वर्ड्स, यानी वर्ड्स क्रिएट अ सेंटेंस, वर्ड्स क्रिएट अ सेंटेंस। जैसे कैट इज अ, कैट इज अ, कैट इज अ क्या? कैट इज सॉरी, कैट इज गुड, ऐसे लिख दीजिए, कैट इज गुड, कुछ भी लिख दीजिए, समझाने के लिए मैं आपको लिखा है कैट इज गुड। तो देखिए कैट क्या है? एक वर्ड है। इज भी क्या है? एक्चुअली में तो इज आप आगे पढ़ेंगे, ये तो एक एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, बट इन दिस केस ये एक, चूंकि ये तो एक हेल्पिंग वर्ब पर एक वर्ड ही तो है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही, लेकिन एक्चुअली ये वर्ड ही तो है। आप पढ़ते हैं ना, वर्ड इज मतलब है, ही, हूँ, पढ़ते हैं, तो एक्चुअली ये एक वर्ड ही है। तो ये एक वर्ड है, और ये एक वर्ड है, और ये एक वर्ड है। इन तीनों वर्ड से मिलकर मुझे क्या मिल गया? एक पॉजिटिव सेंटेंस, यानी एक सकारात्मक सेंटेंस। सकारात्मक ही नहीं, आप कोई भी सेंटेंस प्राप्त कर सकते हैं। मैंने एक बताई कि एक ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। मैं आगे पढ़ाऊँगा, तो वीडियो लंबी हो तो देखना है, को पूरी वीडियो को आपको टिल दी एंड देखनी है, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। कैट इज़ गुड, क्या समझ में आया आपको? कैट इज़ गुड यानी बिल्ली है अच्छी, बिल्ली अच्छी है। तो देखिए कैट एक वर्ड है, इज़ भी एक वर्ड है, और गुड ये
खुद में एक वर्ड है, तो इन वर्ड से मिलकर क्या बन गया, एक सेंटेंस, एक जो कंप्लीट एक सेंटेंस बन गया, जिसका मतलब है बिल्ली अच्छी है। चलिए इस सेंटेंस को हटा देते हैं फिर से एक। अब मैंने आपको समझाई कि लेटर से बनकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, और उन सेंटेंसेस से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा, यानी बड़ा सेंटेंस। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, एक सेंटेंस के बाद कोमा, दूसरी सेंटेंस के बाद एक सेंटेंस बाद कोमा, फिर कोमा, ऐसे करके के 4-5 लाइन का जो सेंटेंस बनता है उसे तो पैराग्राफ कहते हैं। जैसे मैं इस कैट का ही इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। जैसे कैट इज़ गुड, कैट इज़ गुड। आई होप आपको समझ में आ रही है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। कैट इज़ गुड, कैट इज़ गुड एक सेंटेंस, फुल स्टॉप लग गया। फिर शी इज़ ऑनेस्ट, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी इज़ ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी। मैंने ले लिया एग्जाम्पल। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। कैट इज़ गुड, कैट इज़ गुड, शी इज़ ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी। एक क्या, तीनों क्या है, एक सेंटेंस ये है, दो सेंटेंस ये है, ये फुल स्टॉप लग गया, और एक तीसरी सेंटेंस। ये तीनों सेंटेंसेस मिलकर क्या बनता है, एक पैराग्राफ, यानी बड़ा सा एक श्रेणी, मतलब एक से ज़्यादा सेंटेंस मिलकर ही पैराग्राफ बनता है। एक सेंटेंस तो खुद में एक सेंटेंस ही है, पर एक से ज़्यादा अगर सेंटेंस, एक से अगर वो ज़्यादा सेंटेंस हो जाता है ना, उसी तो पैराग्राफ कहते हैं। हम नहीं कहते पैराग्राफ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। तो वो बनता है पैराग्राफ। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे से समझिए, वो सारी बात समझ में आएगी। तो कैट इज़ गुड, शी इज़ ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी, एक से ज़्यादा सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस तो ये है, तीसरा सेंटेंस ये है। तो देखिए एक से ज़्यादा है क्या, एक तो सेंटेंस है, पर एक से ज़्यादा क्या है, पैराग्राफ हो जाएगा। एक से ज़्यादा सेंटेंस अगर फुल स्टॉप और फुल स्टॉप के बाद और कितने भी सेंटेंस आए हुए पैराग्राफ हो जाते हैं, यानी उससे पैराग्राफ बन जाते हैं। ये तीन आपको बात ये क्लियर हो गई, आपको कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, समझाता हूँ। अब देखिए ये बातें आपको अच्छे से समझ आई, तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करता हूँ, आगे सोचता हूँ कि आपको क्या पढ़ाना है। अब देखिए सर, सेंटेंसेस के प्रकार देखिए। अब स्टूडेंट्स और कोई भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और एक ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। चार एक्चुअली में सेंटेंस के प्रकार चार ही है। अगर आप ऐसे देखें सेंटेंस किस तरीके से बनाया जा सकता है, यानी हम लोग जो भी सेंटेंस बोलते हैं, या हम लोग जैसे अफर्मेटिव बोलते हैं, या नेगेटिव बोलते हैं, या इंटेरोगेटिव एक प्रश्न पूछते हैं, या फिर प्रश्न भी पूछते हैं, खुद भी जवाब दे देते हैं। जैसे क्या राम घर पे नहीं है, क्या राम घर पे नहीं है, क्या राम घर पे है। मैंने आपसे नहीं कहा, यस या नो का आंसर जानना है, तो क्या मैंने पूछा क्या राम घर पे है, तो आपने कहा यस ही इज़, या नहीं है वो, ही इज़ नॉट, वो नहीं है। तो अगर आपने यही पूछ दिया क्या राम घर पे नहीं है, तो बस नहीं है, आपने कंफर्म कर दिया कि है। तो यही इसे कहते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आपको समझ में आ रही है बात? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट ना लगे, यानी सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस कुछ भी, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, सॉरी सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, ही इज़ एन honest cricketer, I am a cricketer, he is a good batsman, like कुछ भी आप एग्जाम्पल लीजिए, पर जिसमें नेगेटिव नॉट ना आए। हाँ, जिसमें अगर नॉट आ जाए, यानी नेगेटिव नहीं का वाक्य हिंदी में आए, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। और इंटेरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाए, आप किसी को अगर जानना हो कि वो कहीं कहीं है, या येस और नो में आंसर जानना हो, तो वो इंटरोगेटिव का यूज़ करेगा। और नेगेटिव इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया, क्या और नहीं का कॉन्ट्रैक्शन, क्या वो घर पे नहीं है, क्या तुम मेरे साथ नहीं हो, ऐसे करके कई सेंटेंसेस बन सकते हैं, आप इजीली बना लेंगे। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। ये देखिए कुछ एग्जांपल है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, थोड़ी समझ में आ जाएगी काफ़ी हद तक। देखिए राम एक अच्छा लड़का है, इधर देखिए, फोकस कीजिए, यहाँ फोकस कीजिए। राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम इज़ अ गुड बॉय। देखिए क्या, अब राम एक अच्छा लड़का नहीं है, नेगेटिव बना लेते हैं। राम इज़ नॉट अ गुड, यानी इज़ के बाद नॉट लग गया। क्या राम एक अच्छा लड़का है,
इज़ राम अ गुड बॉय, इज़ राम नॉट अ गुड बॉय, ऐसे करके सेंटेंस बनाइए, ईजिली बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, आ गई होगी आपको बात समझ में। मैं आपको आगे भी ट्रांसलेशन में आपको एक्सपर्ट बनाना है, मुझे ट्रांसलेशन में बनाना है आपको एक्सपर्ट। तो मैं अभी आपको इसी पे बेसिक में थोड़ा बहुत मैं जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप जब सेंटेंसेस बनाए तो आपको कभी बेसिक में कभी दिक्कत ना आए। बाकी मैं कमेंट का मैं हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो आपको मैं डेफिनेटली और विदाउट डिले में आपको रिप्लाई दूंगा। और मैं आपको एक डेवलप्ड वीडियो बनाऊंगा सेपरेट आपके कमेंट्स के ऊपर, ठीक है? तो आपको बात समझ में आ रही है, आपको आ गई होगी बात ये समझ में। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। और चलिए पीछे मैंने आपको सारी बातें समझा दी कि आपको क्या क्या करना, ठीक है? आपको क्या क्या सीखनी नई बातें। तो ये बात आपको समझ आ रही है, आ गई होगी। नेगेटिव अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये छोटी सी सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम में क्रिएट नहीं करना चाहूँगा, अब आगे बढ़ना चाहूँगा मैं। तो ये आगे के लिए मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, सोचने दीजिए आगे क्या पढ़ाना है मुझे। अब फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, यानी सब्जेक्ट को आपको कैसे पहचानना, कौन सब्जेक्ट है। चलिए अब सब्जेक्ट को पहचानने को सीखते हैं, ईजिली सीख जाएंगे आप, सिर्फ कोशिश करते रहिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखिए सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा गौर से वीडियो को देखिए। तो इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अब समझ में आ जाए ये क्या है। SUB मतलब सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो कोई काम करता है, यानी कोई भी एक है जो कोई काम करता है, जो कोई काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है? जो कोई काम को परफॉर्म करता है, कोई एक्टिविटी को करता है, कुछ भी करता है वो, सोचता, नाचना, जाना, आना, खाना, पीना, रोना, व्हाटएवर, वो जो ना पे ख़त्म होती है इस सेंटेंस, यानी वर्ड्स के अंत में ना से साउंड से ख़त्म होती है। शायद नहीं, एक्चुअली होती है ना से, पर आपको ना में हर बार नहीं सोचना है, पर हिंदी के स्टाइल में आपको ऐसे ही समझ में आएगा। देखिए सब्जेक्ट यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी है, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी है, कोई भी काम को करता है, कोई भी काम, वो ना पे ख़त्म होती है, कोई काम करता है, वही सब्जेक्ट है। या तो अगर आप सिंपल सेंटेंसेस में देखें, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ एकदम डिटेल में, वो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें ना, तो सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो, यानी उस केस में ये जो सब्जेक्ट है, ये कोई काम को नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा ये कोई काम, इसी के बारे में बात होगी, यानी इसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी। यानी आप जो भी बात करेंगे ना, इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको लिखूंगा नहीं, आपको समझाने की कोशिश करूँ, सिर्फ बोलूँगा। एक एग्जांपल लेते हैं, राम घर पे, राम घर पे, सिंपल एक ले लेते हैं, राम घर पे। देखिए राम घर पे है, मैंने लिखा है, पर राम घर पे है। थोड़ा हैंड राइटिंग, उसके लिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना, अब समझ में आ रहा है आपको, बस उसी में कि इस पेन से आपको थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है स्क्रीन में। तो मैं आपको बात इस आप अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसको भी जल्द ही मैं अच्छे से पढ़ाना मैं आपको शुरू कर दूँगा। तो अभी इसी से फ़िलहाल काम चलाइए। अगर जो प्रैक्टिस करता है, जो मेहनत करता है, वही सीखता है। राम घर पे है, देखिए इसे सिंपल सा कैसे बनाते हैं, राम घर पर है, कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए सब्जेक्ट मैंने दो बताई, जो जो टेंस में पढ़ेंगे ना, वो सब्जेक्ट में नाम में ख़त्म होगी। पर जो हम लोग सिंपल सेंटेंस में पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वो कोई काम को नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं काम करेगा, बल्कि उसी के बारे में बात होगी। देखिए इस सब्जेक्ट में देखिए कौन, अगर आप सेंटेंस में कौन बोल देते हैं, कौन कौन है जो घर पे है, कौन, कोई तो है घर पे, तो राम घर पे है। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है? राम। तो लिख देते हैं राम, राम के साथ इज़ लगता है, इज़ एट होम, ठीक है? राम इज़ एट होम, यही सब्जेक्ट है। यानी देखिए इसमें तो कोई काम, राम तो कोई काम नहीं कर रहा है कि राम
राम क्रिकेट खेल रहा है, ऐसी तो कोई बात, ऐसी कोई सेंटेंस तो ये है नहीं, पर राम के बारे में बात हो रही है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसमें बोलता हूँ, मैं लिखने वाला नहीं हूँ। घर घर पुराना है, घर पुराना है। तो देखिए घर पुराना है इसका मतलब क्या, कौन कौन पुराना है, या कौन सी वो चीज़ है जो पुरानी है, या घर पुराना है यानी कौन सी चीज़ है जो पुरानी है। तो घर घर पुराना है। तो देखिए कौन कौन पुराना है यानी कौन सी चीज़ पुरानी है, घर। तो कौन सब्जेक्ट है इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट इज होम या हाउस। ये सब्जेक्ट है कि कौन पुराना है। तो अब क्या कहेंगे, द होम या द हाउस ओल्ड इज ओल्ड। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट ना राम आया ना श्याम, ऐसी सब्जेक्ट ही शी इट राम ओनली, ये सब्जेक्ट नहीं होते। जिसके बारे में बात होती है वही तो सब्जेक्ट है, जो काम को करता है। काम तो कुछ भी कोई भी कर सकता है। जैसे यह कलम लिखती है, ये कलम बहुत फास्ट लिखती है, ये कलम बहुत फास्ट लिखती है। हाँ एक्चुअली मैं ही लिखता हूँ उस कलम पे। तो अगर मैं इसी पे एक उदाहरण दे दूँ कि ये कलम लिखती है बहुत फास्ट, तो दिस पेन राइट्स फास्ट, ऐसे लिखेंगे। आप ऐसे ही बोलेंगे कि जब यानी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ कम्प्लीटली। तो देखिए आपको मैंने बता दी कैसे ऐसे लिखनी है, तो मैंने आपको सारी बातें समझाई और शायद आप में अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा सब्जेक्ट के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट अपने सीख गया, अपने इजीली सीख गया उसे पहचानना। सब्जेक्ट आप इजीली पहचान भी लेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। तो मैं आपको दोबारा ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल के लिए समझिए, अभी फ़िलहाल के लिए समझिए, ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट इज़ आर एम के बाद जो भी आए पार्ट्स। इज़ आर एम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉरी सब्जेक्ट के बाद वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। वर्ब देखिए, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में से एक्सप्लेन करता हूँ। तो वर्ब देखिए कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब HV और एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब इज़ आर एम वॉज वर विल बी हैव हैज़ हैड विल हैव शुड हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब मतलब क्या, ईट ड्रिंक मिल्क मतलब दूध, जो दूध आप ई करते हैं गाय से निकालते हैं वही मिल्क उसे कहते हैं। फिर वाटर में पानी देना किसी भी चीज़ को, तो ये मेन वर्ब है। खाना पीना नाचना ये सब मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम जो सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, इज़ आर एम के बाद जो भी आए, जैसे राम इज़ एट होम, तो राम इज़ के बाद क्या आया, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शुरू से। इज़ के बाद क्या आया, इसके बाद क्या आया, राम इज़ एट होम, तो इसके बाद क्या आया, एट होम आया ना, राम इज़ एट होम, समझिए। राम है ये सब्जेक्ट है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पर मैं सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ। एट होम ये एक्चुअली में है ऑब्जेक्ट, यानी इज़ आर एम कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद जो आए वो ऑब्जेक्ट है। अभी फ़िलहाल के लिए समझिए, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा धीरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ईजिली आप समझ आएंगे और आप इजीली स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी फ्लुएंट हो जाएंगे फॉर श्योर। चलिए मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, देखते हैं 23 मिनट का वीडियो हो गया, तो चलिए सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अभी तक सारी बेसिक बातें आपको बता दी है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, अगर मैंने देखा कि इस वीडियो में अच्छी रिस्पॉन्स आई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और ज़रूर बनाऊंगा और ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप में कोई भी डाउट आपको लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को पर एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि उस डाउट को मैं क्लियर ही कर सकूं। इस चैनल में आपको हर एक इंग्लिश की बातें, वो हर एक छोटी से छोटी बात इंग्लिश की आपको पता चलने वाली है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश सीखने का एक सुनहरा मौका को, आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। मैं आपको इस वोकेबलरी एवरीथिंग यार, वोकेबलरी phrases, advanced structures and all the things that you needed, you will need in future, and I'll teach you everything and I will make you fluent in English for sure. If you keep supporting me, if you keep
up with this channel till the end until you learn English, you will surely succeed in speaking English for sure. If you don't succeed, you can easily unsubscribe. You can, without thinking, you can unsubscribe to this channel and unpress the bell icon. So thank you.